हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ते होंगे और 2024 में उन सभी का एग्जाम होने वाला है, चाहे वो जून सेशन के बच्चे हों या फिर दिसंबर सेशन के हों, और उनको अपना एग्जाम देना है। 2024 के ही एग्जाम के लिए प्रोस्पेक्टिव से वीडियो बनाई गई है। तो सबसे पहली बात तो मैं सब्जेक्ट के बारे में बता दूं, क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा हाई डिमांड थी। जैसे ही मैंने आप सभी के लिए MPS 001 की वीडियो बनाई, आप सभी का इतना ज़्यादा प्यार मिला और आपकी इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि सर और भी वीडियो जल्दी ला दो, एग्जाम आ चुके हैं। तो आप सभी की डिमांड पर मैं वीडियो लेकर हाजिर हूँ। अगर आप लोगों को तलाश है या आपके किसी दोस्त को तलाश है तो आप उसे ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड। उसको अगर वो सभी क्वेश्चन चाहिए जो एग्जाम में उसका बिना सिलेबस पूरा कंप्लीट हुई अच्छे मार्क्स आ जाएं, फर्स्ट डिवीजन आ जाए, तो ये वीडियो उन सभी के लिए है। साथ ही साथ मैं आपको रिकमेंड ये भी करूंगा कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चन को एक तो समझाऊंगा कि क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर किस तरीके से लिखना है। क्योंकि अगर आपको एक आंसर लिखना है तो वो आप सभी को पता है 4 से 5 पेज का, लगभग 3 से 4 पेज का, लगभग कम से कम 4 पेज में एवरेज के हिसाब से, मेरे हिसाब से 4 पेज लगभग आप लिखोगे। तो 4 पेज का आंसर एक ही वीडियो में, और वो भी इतने सारे क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए हैं, लगभग 30 प्लस क्वेश्चन है इसमें, तो एक ही वीडियो में डिस्कस करना वो आप सबको पता है बहुत लंबा हो जाएगा, आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग भी हो जाएगा। तो आप लोगों का मेन पर्पस इस वीडियो को देखने का ये है कि भाई एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे या कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसी वीडियो को लेकर मैं आप सभी के लिए हाजिर हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपको विजिबल भी हो रहा है। तो सब्जेक्ट की बात करूँ तो MPS 002, और हिंदी और इंग्लिश में सब्जेक्ट की बात करूँ तो हिंदी में है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सिद्धांत और समस्याएं, और इंग्लिश में इसे कहेंगे इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स। ये सब्जेक्ट का नेम है। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो के PDF को प्राप्त करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को फॉलो करके वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। वैसे भी आपका कोई डाउट है एग्जाम के बीच में, काफ़ी क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे हैं कि मैं कुछ समझ नहीं आ रहे, समझना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए नंबर है, आप वहाँ पर से हमसे प्राप्त कर सकते हैं, आप क्वेश्चन समझ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 650 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, बस लिंक आपको मिल जाएगा, आपको वो लिंक फॉलो करके वहां पर चले जाना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन आप लोगों को बाइलैंग्वेज मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हमने आप सभी के लिए लिखा है। हिंदी भाषा में पेपर में कई बार गड़बड़ी होती है, तो कोशिश आपको 15 मिनट जो मिलेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे तो आपको इंग्लिश में भी करना है। और साथ ही साथ में 10 क्वेश्चन आएंगे, 2 सेक्शन बने होंगे। मैं फटाफट इस चीज़ को आप सभी के सामने क्लियर कर देता हूँ। 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 2 सेक्शन बटे होंगे, हर सेक्शन से 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। कोई भी 2 इन 5 में से आपको करने होंगे, नीचे के 5 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने होंगे। 2 और 2 4 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 5वां क्वेश्चन आप कहीं से भी अटेंड कर सकते हो। और आपने अगर पेपर की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए, वो भी हमने कई सारी आप लोगों के लिए वीडियो बना दी है। भाई फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूँ डिस्कस आप सभी के सामने। पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवाद और नव उदारवाद विद्वानों की व्याख्या करनी है। पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित आपके पेपर में एक क्वेश्चन किसी न किसी एक विचारधारा के बारे में पक्का आएगा, या तो उदारवाद जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, या फिर आपसे यथार्थवाद, या फिर नव यथार्थवाद। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपसे उदारवाद और नव उदारवाद दोनों के बारे में आपसे पूछ लिया गया है। ऐसी एक यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की एक विचारधारा है, उसके बारे में पूछा जाता है। कई बार मार्क्सवाद के बारे में भी पूछा जाता है, जैसा कि आपको अगले क्वेश्चन में यहाँ पर दिख गया होगा। तो एक क्वेश्चन कंपल्सरी आप सभी के एग्जाम में आएगा ही आएगा। पहली बात मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उदारवाद होता क्या है। उदारवाद बेसिकली एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी विचारधारा है जिसका कहना है कि भाई उदार, लिबरल रहना चाहिए, सरकार को इतना ज्यादा कठोर रूप नहीं अपनाना चाहिए। सरकार का कार्य जो है वो शासन संबंधित है। सरकार का काम है कि भाई कानून व्यवस्था बनी रहे, संवैधानिक तंत्र अच्छे तरीके से काम करे, लोगों की सुरक्षा हो और बाहरी आक्रमण से बचाव किया जा सके। ये सरकार का कार्य होता है। सरकार का कार्य ये नहीं होता कि वो लोगों के निजी मामलों में हस्तक्षेप करे। लोगों को आजाद छोड़ देना चाहिए उनके विकास करने के लिए, ये उदारवादी विचारधारा बेसिकली कहती है। लेकिन जो आगे चलकर हम देखते हैं कि भाई जो उदारवादी व्यवस्था है उसकी बहुत ज्यादा मार्क्सवादियों ने आलोचना करी, तो जिसकी वजह से कुछ लोग ऐसे आए निकल के आगे जिन्होंने उदारवादी विचारधारा में कुछ सुधार किया
और वो लोग, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं, वो लोगों की स्वतंत्रता को कहते हैं कि वो जरूरी है, लेकिन थोड़ी बहुत बदलाव करके, थोड़ा बहुत उन्होंने पुरानी विचारधाराओं के साथ समझौता किया, या फिर आप कह सकते हो बदलाव किया, जिस वजह से उन्हें नव उदारवादी व्यवस्था कहा गया या नव उदारवादी विद्वान कहा गया। तो नव उदारवादी विद्वान भी बेसिकली लोगों की स्वतंत्रता को बनाए रखने की बात करते हैं, लेकिन उदारवादियों से वो थोड़े से अलग होते हैं। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए। अब मैं यहाँ पर पहले मार्क्सवाद बताता हूँ, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई नव उदारवादियों ने क्या बदलाव किया, क्योंकि अगर मैं यही बता देता तो फिर मार्क्सवाद फिर रह जाता। अब देखो, मैंने आपको एक बात बताया कि मार्क्सवादियों ने किसकी विचारधारा का आलोचना किया, उदारवादी विचारधारा का। भाई मार्क्सवादी ने क्यों आलोचना करी, मैं आपको ये भी बताता हूँ। भाई उदारवादी और जो मार्क्सवादी है, दोनों के विचार पहले आपको राज्य के ऊपर पढ़ने होंगे। पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब होता है सरकार से, शासन से होता है। और जो है उदारवादी लोग कहते हैं कि राज्य बहुत जरूरी है, राज्य समाज के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट है, शासन सरकार एक ऐसी चीज है जो होनी चाहिए। अगर शासन या सरकार नहीं होगी तो अमीर लोग या जो ताकतवर लोग हैं वो गरीब लोगों का हमेशा शोषण करते रहेंगे। राज्य बहुत जरूरी चीज है, अगर राज्य नहीं होगी तो समाज में, राज्य का मतलब सरकार, शासन नहीं रहेगी तो समाज में ना तो कोई कानून व्यवस्था रहेगा, ना ही कोई एक दूसरे का सम्मान करेगा। और जो हम लोग देखते हैं कि भाई समाज में सद्भावना बनी रहती है, वो सद्भावना भी बिल्कुल नहीं बनी रहेगी। ये उदारवादियों का मानना है। लेकिन मार्क्सवादी आलोचना करते हैं। मार्क्सवादी कहते हैं राज्य यानी सरकार, शासन में वही व्यक्ति आता है जो या तो ताकतवर होता है, ताकतवर होगा वो आएगा, या फिर जो अमीर होगा, प्रभावशाली होगा वो आएगा। और ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं कि भाई इनके पास पैसे ज्यादा होते हैं, तो जब भी चुनाव होते हैं तो यही चुनावी राजनीति में खड़े होते हैं, ये जीत जाते हैं। और ये क्या करते हैं, सारे के सारे संसाधन जितने भी हैं, चाहे वो आप सभी के सुरक्षा की बात हो, यानी पुलिस वगैरह, न्याय वगैरह, वो अपने अकॉर्डिंग नियम बनाते हैं जैसा उनको चाहिए। तो राज्य जैसी संस्था नहीं होनी चाहिए, मार्क्स का कहना है। मार्क्स का कहना है कि लोगों के बीच में समानता आनी चाहिए। मार्क्सवादी विचारधारा का मानना है कि लोगों के बीच में समानता आनी चाहिए। और वहीं उदारवादी जो विचारधारा है उसका अलग है, प्रोस्पेक्टिव उदारवादी का अलग है। तो मार्क्सवादियों का कहना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अमीर देश है वो गरीब देशों का शोषण कर रहे हैं। कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि गरीब देशों के पास में इतने संसाधन नहीं है, टेक्नोलॉजीज नहीं है कि वो उन टेक्नोलॉजी का यूज कर पाए, इसीलिए उन्हें अमीर देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और अमीर देश इस निर्भरता का पूरा लाभ उठाते हैं, और अमीर देश क्या करते हैं, इनका शोषण करते हैं। आपको ये भी याद रखना है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको याद। तो उदारवादी व्यवस्था और मार्क्सवादी व्यवस्था क्या थी। अब भाई मार्क्सवाद ने उदारवाद का आलोचना किया, तो उदारवादियों को भी लगा कि यार सच में कुछ तो कमी है। तो फिर आगे चलकर उस कमी को सुधारा गया, और फिर एक नई विचारधारा मार्क्सवाद के अगेंस्ट में आई, जिसे बोला गया हमने नव उदारवादी व्यवस्था। नव उदारवादी व्यवस्था कहते हैं कि सरकार को भाई थोड़ा बहुत मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए, जैसे जन कल्याण के मामले में सरकार को कार्य करना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब क्षेत्रों में कार्य करना चाहिए सरकार को। लेकिन लोगों की निजी जो आवश्यकता है उनमें दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए। आपको याद रखना, ये नव उदारवादी विचारधारा है। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपसे पूछा गया अंतरराष्ट्रीय संबंध में यथावादी थोड़ा सा गलत लिख दिया, यथार्थवादी ये ऐसे लिखा जाएगा, और नव यथार्थवादी, गैर यथार्थवाद भी लिखा सकता है पेपर में, और नव यथार्थवाद भी लिखा सकता है। तो आपको याद रखना है, इन दोनों में अंतर करना है। तो जब यथार्थवाद की बात करते हैं तो आपको हंस जे मार्गेनथाउ के विचार पढ़ने होते हैं, और ये मैंने आप लोगों के लिए वीडियो ऑलरेडी बना भी रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इसको देखिए, प्लेलिस्ट के अंदर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट को आप पूरी तरीके से देखिए। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझे बोलेंगे। तो नव यथार्थवादी विचारधारा जो है वो बेसिकली है क्या, तो नव यथार्थवादी विचारधारा जो है यथार्थवाद का एक नया रूप है। जिस तरीके से मार्क्सवादियों ने उदारवाद की आलोचना करी, ठीक उसी प्रकार से उदारवादियों ने यथार्थवाद की आलोचना करी, और यथार्थवाद की जो कमियां थी उस कमियों को दूर करके आगे नव यथार्थवाद विचारधारा निकल के आई। आप सभी को ध्यान रखना है, केनेथ वॉल्ट्ज, E.H. कॉर, ये यथार्थवादी सिद्धांत है। तो आपको इसके विचार इसके अंदर पढ़ने होंगे। ये दोनों के दोनों मैंने आप लोगों के लिए पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, या फिर कमेंट करके वीडियो को मांग सकते हैं। अब हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे पूछा गया है निर्भरता के सिद्धांत की व्याख्या करें, और
इसकी सीमाओं का लिमिटेशंस को विश्लेषण कीजिए। तो भाई सबसे पहले निर्भरता का सिद्धांत है क्या? निर्भरता जो है एजी फ्रैंक, पेपर में कई बार ऐसे भी लिखा जाएगा आपसे, एजी फ्रैंक के विचार बताइए, आंद्रे गुंडर फ्रैंक के विचार बताइए। तो ये कोई अलग बात नहीं, ये सेम ही क्वेश्चन है। आंद्रे गुंडर फ्रैंक ने क्या किया? निर्भरता का सिद्धांत दिया। और एक और है, आप सभी को नाम याद रखना है, एम्यूल वॉलस्ट्रीन। एम्यूल वॉलस्ट्रीन, आपसे कई बार एम्यूल वॉलस्ट्रीन के विचार पूछे जाते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो निर्भरता के सिद्धांत है, डिपेंडेंसी थ्योरी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें निर्भरता का सिद्धांत में ये बताया गया, ये एक बेसिकली मार्क्सवादी सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है? मार्क्सवादी सिद्धांत है। और इस मार्क्सवादी सिद्धांत में ये बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो 3 तरीके के देश हैं। जैसे एक अमीर देश है जिसे हम विकसित देश कह सकते हैं, कुछ गरीब देश है जिसे हम अविकसित देश कहेंगे, और कुछ ऐसे देश हैं जो ना तो अमीर है ना गरीब है, मध्यम किस्म के हैं, तो इसे हम विकासशील देश कह देते हैं। तो बेसिकली है क्या? अमीर देशों के पास में बहुत बड़ी ज़्यादा कंपनियां हैं, और गरीब देश जो है इनके पास केवल संसाधन है, सस्ते श्रमिक हैं, और जो है अमीर देशों के द्वारा गरीब देश और साथ ही साथ जो मध्यम स्तर के देश हैं, इन देशों के अंदर जो भी संसाधन पाए जाते हैं, इन संसाधनों का किया जा रहा है शोषण, और अपने देश में वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। वो अपनी टेक्नोलॉजी को सेल करके लाभ कमा रहे हैं, इन गरीब देशों में अपने प्रोडक्ट को सेल करके भी लाभ कमा रहे हैं। तो आप सभी को याद रखना है इन सब चीज़ों के बारे में, पेपर में आता है क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को करा रखा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी और उदारवादी ढांचों के बीच में विभेद कीजिए। जब आप ये वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको कर लोगे तो आप अपने आप ही इस 5वें क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो आपको पहले वो क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, जिसमें आपसे पूछा गया है उत्तर आधुनिक पोस्ट मॉडर्निज्म के प्रमुख विषयों को बताइए। तो उत्तर आधुनिक के कई सारे विषय हैं, उत्तर आधुनिक के कई सारे विषय हैं, उन सभी विषयों के अंदर ही हम देखें तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ये भी एक इसकी ब्रांच है। तो इसके अंदर हम देखते हैं आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण, तकनीकी, तकनीकी, तकनीकी के साथ साथ इसके अंदर एक दो पॉइंट और भी आप इसके अंदर ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद, और साम्राज्यवाद के अलावा भी अलग अलग और विचारधारा जो है ये भी आप इसके अंदर क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। जैसे तकनीकों की बात करते हैं तो तकनीक बेसिकली है क्या? तो विकसित देशों से तकनीक जो है, विकसित देशों से जो तकनीक है वो विकासशील देशों की तरफ अग्रसर होती है, या विकसित देशों से हम कह सकते हैं अल्प विकसित देशों तक अग्रसर होती है। अल्प विकसित देशों के ऊपर जो भी संसाधन पाए जाते हैं, उन संसाधनों को क्या किया जाता है? अब कुछ ना कुछ नया रूप दिया जाता है, और उसे फिर मार्केट में बेच कर क्या किया जाता है? अधिक से अधिक लाभ कमाया जाता है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, आधुनिक की थ्योरी है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में है। क्वेश्चन है वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य ने कैसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बदल दिया है। आपको पता है वैश्वीकरण के कारण 3 से 4 चीजें घटनाएं घटी हैं। एक तो अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है, राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था, इन 3-4 क्षेत्रों में हमें ज्यादातर प्रभाव देखने को मिल रहा है वैश्वीकरण का। जैसे कि इसकी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ रही है, राजनीतिक संबंध हमारे सुधर रहे हैं, और संस्कृति का भी आदान प्रदान हो रहा है। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसमें बदलाव डायरेक्टली देखने को मिल रहा है। आजकल देश एक दूसरे के क्लोज क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इससे देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहा है। राजनीतिक संबंध में फायदा पहुंच रहा है क्योंकि देश विदेश के जो नेता है उनका आना जाना हो रहा है, और कल्चर संस्कृति का भी आदान प्रदान हो रहा है। वैश्वीकरण ने बेसिकली हर एक देशों को अंदर सुधार, पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश करी है। इसके अंदर कोई भी चीजें आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपसे पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में गैर सरकारी संगठन की वृद्धि और इस पे प्रासंगिकता बताना है। अंतरराष्ट्रीय, देखो आज के जमाने में बहुत सारी विदेशी कंपनियां, गैर सरकारी संगठन किसे बोलते हैं? सबसे पहले ऐसे संगठन, ऐसे समूह जो केवल विकसित देशों में नहीं बल्कि विकासशील देशों में भी उनकी कंपनियां एक देश से दूसरे देश में आ रही है, एक देश से दूसरे देश में ये कंपनियां जा रही है। और इन कंपनियों का जाने का फायदा क्या मिल रहा है? इन कंपनियों का वहां पर एक देश से दूसरे देश में जाने का फायदा ये मिल रहा है कि ये अपने व्यापार को एक्सपेंड कर पा रही है। तो
इससे देशों के संबंध सुधर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की कोई कंपनी है, अगर वो अमेरिका जा रही है, या अमेरिका की कोई कंपनी है जो इंडिया आ रही है, तो इससे दोनों देशों के आपसी संबंध सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे? तो आप बोलोगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार हुआ है। इसके अलावा अमेरिका की कोई कंपनी भारत की तरफ आती है, तो अमेरिका के कभी ना कभी लोग तो विजिट करते हैं उन कंपनियों के थ्रू कि भाई हमारी कंपनी ठीक से चल रही है नहीं चल रही। तो इससे हमारे देश में आवाजाही बढ़ती है, और साथ ही साथ में हमारे वैसे राजनीतिक संबंध, पॉलिटिकल संबंध भी सुधरते हैं। और इसकी प्रासंगिकता बिल्कुल है, रेलेवेंट आज के ज़माने में बिल्कुल है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुधारने में। देखो, किसी दो देशों के बीच में, अमेरिका और हम चीन का या रूस का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर उन दोनों देशों के आपसी संबंध खराब है, तो उन देशों की जो कंपनियां हैं वो धीरे धीरे उन देशों से अपना व्यापार खत्म करके धीरे धीरे अपने देशों में लौटने लगती है। तो यहाँ पर हम ये भी इस जगह पर देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार है, व्यापार को मॉनिटरिंग करने में भी काफ़ी हद तक इसकी क्या है, भूमिका है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके लिए हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन आप लोगों को दिखेगा, विजिबल है। यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जो है, आतंकवाद की आपको परिभाषा देनी है। इसकी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड करा रखी है, तो मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आतंकवाद जिसे इंग्लिश में टेररिज्म कहते हैं, और टेररिज्म जो है ग्रीक भाषा के टेरर शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है थरथराना या कांपना। जब कुछ लोग किसी देश की जनता को डराने का काम करती है और वहाँ की सरकार से जबरन या फिर धमकाकर कुछ अपनी मांगों को मंगवाने का काम करती है, तो उसे ही हम आतंकवाद कहते हैं। और इसने किस प्रकार से हिंसा और आतंक को फैलाने में भूमिका निभाई है, इनके इरादे और तरीकों के बारे में बताना है। तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप आतंकवाद वाली वीडियो जो है हमारी देख सकते हैं। यहाँ पर आप सभी के सामने अगली वीडियो, ये अगला क्वेश्चन है वो आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपसे गैर सरकारी संगठनों को परिभाषित करने के लिए कह रहा है। गैर सरकारी संगठन ऐसे संगठन, अभी मैंने बताया था टीएनसी के बारे में, ये ऐसे संगठन, ये ऐसे समूह, ये ऐसे व्यापारिक उद्यम होते हैं जो किसी एक देश में नहीं बल्कि एक ही समय में अपना जो व्यापार है अलग अलग देशों में, जैसे KFC कंपनी हो गई, वो एक ही समय में नहीं बल्कि एक से ज्यादा, डोमिनोज हो गई, आईफोन हो गया, ऐसी कंपनियां जो एक ही समय में एक ही टाइम पर अपना जो बिजनेस है एक से ज्यादा देशों में रन कर रही है। उसका किसी एक देश में हेड ऑफिस होता है, लेकिन वो अपने हेड ऑफिस के थ्रू अपने पूरे के पूरे व्यापार को कंट्रोल करती है, कोऑर्डिनेट करती है। तो इसे ही टीएनसी कहते हैं। इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कैसे परिभाषित किया, तो ऊपर मैंने आपको बता दिया, ये सेम क्वेश्चन है। भूमंडलीकरण के दौर में सतत विकास और पर्यावरण पर एक चिंता बतानी है। वही भूमंडलीकरण के दौर में, यानी वैश्वीकरण का दौर, जब भी भूमंडलीकरण आपके सामने शब्द आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये वैश्वीकरण की बात हो रही है, ये ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है। तो भूमंडलीकरण ने क्या किया है, सतत विकास को प्रभावित किया है। हम देख रहे हैं वैश्वीकरण के आने से एक देश की कंपनी दूसरे देशों में तो जा रही है, उससे व्यापार में वृद्धि तो हो रही है, आपसी संबंध तो अच्छे हो रहे हैं, सांस्कृतिक संबंध तो अच्छे हो रहे हैं, लेकिन उसका नकारात्मक प्रभाव जो है पर्यावरण पर देखने को मिल रहा है। आज बड़ी तेजी से संसाधनों का दोहन हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, वन विनाश हो रहा है, और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो बहुत सारे ऐसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो गया, तो इसमें भी वृद्धि हुई है। तो पर्यावरण को लेकर एक कंसर्न इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें आपसे पूछा गया है, शीत युद्ध के बाद वैश्वीकरण की प्रक्रिया किस अर्थों में अपने पूर्ववर्ती चरणों से भिन्न है? देखो, वैश्वीकरण शीत युद्ध से पहले, शीत युद्ध के बात करें, शीत युद्ध के बाद की बात हो रही है, तो शीत युद्ध कब खत्म हुआ? 1991 में। आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद से ही ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी तेजी से हावी रहा। क्या हावी रहा? वैश्वीकरण। शीत युद्ध ने 1991 में जब शीत युद्ध के अंत हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई। वैश्वीकरण जो है काफी तेजी से, क्योंकि जब समाजवाद का पतन हुआ तो WTO की शर्तें बहुत से देशों ने मानी, जिसमें से भारत भी एक था, और उन देशों में वैश्वीकरण बहुत तेजी से फैलने लगा। वैश्वीकरण के कारण अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या क्या प्रक्रिया काफी अलग थी। तो वैश्वीकरण का फैलाव जो है वो काफी तेज हो गया शीत युद्ध के बाद। हम ये पहला पॉइंट लिख देंगे। दूसरा पॉइंट इसके अंदर और एक्सप्लेन करेंगे, तो इसमें हम लिख देंगे कि विदेशी कंपनियों ने अपने जो व्यापारिक केंद्र थे वो विकासशील देशों की तरफ बहुत ज्यादा करने लगे। आप कह सकते हो इस समय भारत के अंदर या फिर एशिया के और भी जो देश है उन देशों में भी काफी तेजी से वैश्वीकरण का प्रभाव देखने को मिला। ये आप इसके अंदर पॉइंट लिख सकते हो। देखो, वैश्वीकरण की 3-4 वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अलग से बना रखी है, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव। आप वो वीडियो पहले जरूर देखें। वैश्वीकरण से रिलेटेड आपको ऐसा हो ही नहीं सकता, ये चीजें आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें आपसे पूछा गया है नई विश्व व्यवस्था में भारत पर एक निबंध लिखिए। आपको इस वाले क्वेश्चन में ये बताना है कि भारत आज के ज़माने में किस प्रकार से एक महाशक्ति के रूप में, भारत किस प्रकार से अपनी जो स्थिति है उसको बदलता जा रहा है, भारत किस प्रकार से विकास के मामले में दुनिया में आगे निकल रहा है, आपको ये बताना है। मैंने ये वीडियो भी बना रखी है कि भारत एक उभरती हुई संभावित कैसे महाशक्ति है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्यांतरिक और अंतरराज्य में विस्थापन शब्द को बताइए। राज्यांतरिक और राज्य विस्थापन शब्दावली में अंतर बताइए। राज्यांतरिक मतलब एक राज्य के अंदर ही, जैसे दिल्ली से मैं रोहिणी में रहता हूँ, दिल्ली में, और मैं रोहिणी से मैं लक्ष्मी नगर चला गया, मैं दिल्ली से मैं साउथ दिल्ली चला गया, तो हमने क्या किया कि भाई एक ही जगह से हम दूसरी जगह की तरफ क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। हम एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, तो ये राज्य आंतरिक है। और जो राज्य विस्थापन है, यानी एक राज्य, जैसे हमारे माता पिता रोजगार के चक्कर में गाँव को, अपने जो होम टाउन है हमारा, उसको छोड़कर यहाँ पर आए, तो हम इसके अंदर ये कह सकते हैं कि ये अंतरराज्य विस्थापन है, यानी एक राज्य से छोड़कर हम दूसरे किसी राज्य की तरफ विस्थापित हो रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें आपसे पूछा गया है राज्य के नारीवादी दृष्टिकोण की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। एक वीडियो मिलेगी आपको प्रीतसत्ता की, तो उसमें नारीवाद के बारे में बताया गया है। सबसे पहली बात तो नारीवादी कौन लोग होते हैं? नारीवादी ऐसे लोग को कहा जाता है जो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने की बात करते हैं। इसमें कोई महिला या पुरुष कोई भी शामिल हो सकता है। और इसका हमें राज्य के प्रोस्पेक्टिव में बताना है, तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य जैसी जो संस्थाएं हैं, जैसे बड़े बड़े जो अधिकारी हैं या फिर जो हमारे शासन प्रशासक के लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं बेसिकली, आप इसके अंदर देखोगे कि शासन व्यवस्था पर उनका पूरी तरीके से क्या हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है, और इसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं होती। तो राज्य के प्रोस्पेक्टिव में बताना है कि जितने भी बड़े बड़े विभाग हैं, न्याय के पद हैं या और कोई पद है, उन सब पर किसका दबदबा हो चुका है, आपको इस वाले प्रोस्पेक्टिव में इस वाले क्वेश्चन में ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें आपसे पूछा गया सैद्धांतिक तौर पर मध्य शक्ति, मिडल पावर, उभरती हुई महाशक्तियां, जो इमर्जिंग सुपर पावर का विश्लेषण करना है। तो मध्य शक्ति कौन कौन सी देश है, इसकी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है। आप पहले उस वीडियो के साथ डील करेंगे, इसके बाद में आप कुछ करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शीत युद्ध के दौर में राष्ट्र राज्यों ने जितनी मुख्य चुनौतियों का सामना किया उनकी चर्चा कीजिए। तो शीत युद्ध के दौर में भाई बहुत सारे राज्यों ने अलग अलग तरीके की चुनौतियों का सामना किया है, जैसे सुरक्षा की। आपको पता है शीत युद्ध के काल में कोई वास्तव में तो कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के बीच में युद्ध जैसी जो स्थिति थी वो लगातार बनी रहती थी। तो युद्ध जैसी स्थिति हमेशा बनी रहने की वजह से हम ये कहते हैं कि देशों को एक भय था, एक डर था कि कहीं भी उनके बीच में परमाणु युद्ध ना हो जाए। दूसरी अगर हम चुनौती की बात करें तो पहली तो सुरक्षा की चुनौती रही, दूसरी रही गरीबी की चुनौती। तो अधिकतर देश जो थे वो गरीब थे, और गरीबी की वजह से उन्हें किसी न किसी देश की तरफ रुख करना पड़ रहा था, और उनसे उनके जो संसाधन थे, गरीबी की समस्या थी, संसाधनों का स्वयं यूज कर सके, इसकी भी एक चुनौती थी। इसके अलावा देशों के बीच में आंतरिक रूप से आंतरिक युद्ध चल रहे थे, इसके बारे में। आंतरिक युद्ध में क्या था, जैसे कोरिया के अंदर हुआ, वियतनाम के अंदर हुआ, ठीक है, कांगो के अंदर हुआ, ऐसे अलग अलग जगहों पे, अफगानिस्तान के अंदर हुआ। तो देशों के अंदर आपसी युद्ध का या शांति बनने का भी खतरा था। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें आपसे पूछा गया है शीत युद्ध के बाद वैश्वीकरण की प्रक्रिया किस शर्तों में पूर्वी चरणों से भिन्न थी। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया है यहाँ पर। शीत युद्ध वैश्वीकरण अपने पुराने अर्थों में कैसे भिन्न थी, तो ये वाला क्वेश्चन आप सभी को याद से करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अविकसितता परिधि मॉडल के सिद्धांत को बताइए। इसमें आपको निर्भरता का सिद्धांत बताना है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए करा दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ये वीडियो जरूर देखें। निर्भरता का सिद्धांत क्या है मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, क्वेश्चन आ गया। शीत युद्ध के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा के परिवेश कैसे बदले। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले आपको पता है शीत युद्ध के टाइम पे दो महाशक्तियां थी, एक यूएसए थी और दूसरा यूएसएसआर थी। दोनों के बीच में तनाव, टेंशन का माहौल हमेशा बने रहता था, युद्ध जैसी स्थिति होती थी। लेकिन इसके बाद में यूएनओ ने अपनी भूमिका निभाई है, अन्य जो नए नए संगठन है, अन्य संगठनों का निर्माण हुआ है,
और साथ ही साथ जो है कई देश ऐसे थे जिन्होंने अपनी शक्तियों को भी इंक्रीज करने की कोशिश करी है, तो ये आप सभी को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी परिप्रेक्ष्य की व्याख्या करना है। तो नारीवाद को बताना है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, मैंने आपको पहले बताया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नारीवादियों की क्या विवेचना है। तो इसमें आपको जे एन टिग्नर के विचार नारीवाद, ये आपको करना है। अगर आपको ये आ गया तो आपको पक्का करना है जे एन टिग्नर के विचार। अंतरराष्ट्रीय प्रोस्पेक्टिव में जब कोई नारीवाद की बात करता है तो जे एन टिग्नर के विचार ही लिखना है। वो वीडियो भी मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें आपसे पूछा गया है विकासशील देशों में असमानता की समस्या का समाधान करने में आईएमएफ और डब्ल्यूबी यानी वर्ल्ड बैंक की भूमिका बतानी है। तो ये भी मैंने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के ऊपर वीडियो बना रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है आप उस वीडियो को पहले देख कर आइए। अगला क्वेश्चन है, परमाणु अप्रसार संधि और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, ये दोनों की दोनों संधि मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर रखा है, सीटीबीटी और एनपीटी। तो ये शॉर्ट नोट में भी कई बार आता है और वैसे भी, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, क्वेश्चन नंबर 23 है, गुटनिरपेक्षता के क्रमतर विकास के बताना है और इसकी प्रासंगिकता बताना है। तो ये वीडियो तो हमारी बहुत पॉपुलर है, लाखों बच्चों ने इसको देख रखा है। तो गुटनिरपेक्षता का विकास कैसे हुआ, आप डायरेक्टली लिखेंगे गुटनिरपेक्षता बाय सोल सॉल्यूशन या गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता बाय सोल सॉल्यूशन, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अगला है टिकाऊ विकास क्या है। टिकाऊ विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही कहते हैं, इसमें सतत पोषणीय विकास, विकास का एक ऐसा क्रम जो क्या हो लगातार बना रहे, विकास करने का एक ऐसा तरीका ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है, आने वाली जो जनरेशन है वो भी विकास कर सके। इसको लेकर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को पहले देखिए। भूमंडलीकरण मानव सुरक्षा को कैसे चुनौती दे रहा है, अभी मैंने आपको बताया था, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पर्यावरण का नाश हो रहा है, वैश्वीकरण के अंदर ही हम देख रहे हैं कि जो है मानव सुरक्षा के लिए एक थ्रेट बन चुका है, हथियारों की बहुत ज्यादा तस्करी की जा रही है। भूमंडलीकरण की वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसे मानव व्यापार कहते हैं, इसमें भी बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है। इसके साथ साथ जो जैसे अभी कोरोना वायरस चला था, तो भूमंडलीकरण के दौर में जो है मानव सुरक्षा बहुत ज्यादा थ्रेटफुल हो चुका है। हम इस बात से सहमत है, तो बिल्कुल सहमत है, और इन सभी कंसर्न को आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपसे भी से पूछा गया है कि क्या इस विचार से आप सहमत हैं कि राज्य की संप्रभुता ऐतिहासिक रूप से परिवर्तन हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर रखा है, जिसमें आप लोगों को ये बताया गया है कि वैश्वीकरण ने राज्य की जो संप्रभुता है उसको कैसे प्रभावित किया है। आप सभी इस वीडियो को भी देख सकते हैं। आतंकवाद वाली वीडियो जब आप देखेंगे, 2 वीडियो है, तो दोनों वीडियो के बाद में आपको ये भी पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर भी, कि आपकी समझ से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के क्या उद्देश्य है और इसकी क्या प्रणाली है, क्या प्रकार है, इसके परिणाम क्या है, कारण क्या है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। WTO के क्या उद्देश्य है, बनने के क्या कार्य है, इसका संगठनात्मक ढांचा कैसा है, ये भी मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन आप सभी से ये पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के लिए भारत की मांग किन बातों से की जाएगी। तो आप सभी को पता है कि 5-6 बातें हैं जिसकी वजह से कोई भी देश सुरक्षा परिषद में अगर चाहे तो मेंबर बन सकता है। सबसे पहली बात तो वो बड़ी जो है जनसंख्या वाला देश होना चाहिए, भारत है। दूसरी बात, बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, भारत है। हम कह सकते हैं कि वो एक बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, भारत है। वो अपनी विविधता के लिए पूरे विश्व में फेमस है, वो भारत है। उसमें कहा गया है कि भाई वो एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप सभी को पता है, और मानवाधिकारों का सम्मान करने वाला देश होना चाहिए। तो भारत भी उन सभी देशों की सूची में आता है जो मानवाधिकारों को सम्मान देते हैं या सुरक्षा का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, युद्ध के पश्चात के कालों में निर्जातीय उद्भव का प्रमुख कारण क्या है, आधुनिकीकरण से बताना है। निर्जातीयता, ये ऐसे लोग होते हैं एथिकल, जो बेसिकली अपना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, और अपना डेवलपमेंट ना कर पाने का रीजन ये है कि अपनी पुरानी जो परंपरा है उसको नहीं छोड़ रहे हैं। और शीत युद्ध के पश्चात जो है इनकी पूरी की पूरी कार्य प्रणाली है उसमें पूरा ही बदलाव हो चुका है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को करना है। गैर राष्ट्रीय संगठनों में, यानी जो आपके NGOs है या फिर जो TNCs हैं, ये राज्य और नागरिक समाज के बीच में कैसे परिवर्तन ला रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। मानव सुरक्षा के कौन कौन से आयाम है, मानव सुरक्षा के 2 आयाम है। कितने आयाम है, केवल 2 आयाम। एक आप सभी को पता है परंपरागत आयाम और एक आधुनिक आयाम। परंपरागत आयाम में भारी आक्रमण से सुरक्षा की हम बात करते हैं, जिसमें भारी आक्रमण है और हम सुरक्षा करने के लिए क्या करते हैं, शक्ति संतुलन करते हैं। शक्ति संतुलन का मतलब होता है अपने आप को अपने सहयोगी, अपने विरोधी के सामने समान ताकतवर बना लेना। दूसरा, हम कई देशों के साथ मिलकर गठबंधन बना लेते हैं।
तीसरी बात हम ये कह सकते हैं कि बैंड बैंगन की नीति अपनाते हैं, हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या आंतरिक किसी मामलों में दखलंदाजी नहीं देते। नए सुरक्षा के खतरों में आप सभी को पता है कि भाई पुराने आक्रमण के खतरे तो ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो साइबर क्राइम हो गया, साइबर अटैक्स हो गए, या फिर आप सभी का जैसे कोरोना वायरस था, बायो वेपन हो गया, इन सब चीज़ों को अभी सुरक्षा ध्यान दिया जाता है। नए खतरे आतंकवाद हो गया, पर्यावरण हो गया, ये सारे के सारे नए खतरों में आते हैं। आतंकवाद की बढ़ती हुई घटनाओं के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया को बताना है, इसके परिणाम को बताना है, क्या परिणाम है आतंकवाद के बेसिकली। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें आपसे पूछा गया गैर सरकारी संगठनों का उद्भव कैसे हुआ है और आज इसकी प्रासंगिकता कैसे बन गई है। तो ये पिछला वाला क्वेश्चन ही मैंने आपको बता दिया है। वैश्विक मामलों में, विश्व के मामलों में विज्ञान और तकनीकों की क्या भूमिका है। तो विश्व के मामलों में विज्ञान और तकनीकों की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, ये आपको याद रखना है। इसमें वैश्वीकरण का जो आपका तकनीकी का आयाम है, आप इसके अंदर वो लिखेंगे जो कि मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर रखा है। अब एक क्वेश्चन आपको ये भी बताना है कि आपको लगता है चाइना भविष्य में एक शक्तिशाली देश बन सकता है। तो चाइना को लेकर भी क्वेश्चन बन रहा था, तो मैंने आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन भी आप इंक्लूड किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में। अगला क्वेश्चन ये है कि भाई अमेरिका का जो है वैश्विक मामलों में स्वरूप बदलता जा रहा है। स्वरूप क्यों बदल रहा है? आपको पता है कोल्ड वॉर के बाद में अमेरिका एकमात्र शक्तिशाली देश बना था, तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उसका प्रभाव था। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में EU, चाइना, आसियान और ब्रिक्स जैसे संगठन ऐसे हैं जो कि अमेरिका के वर्चस्व के आगे एक संकट है। तो इस वजह से अमेरिका का जो स्वरूप है बदलता जा रहा है, आप सभी को याद रखना है। एक क्वेश्चन आप सभी को ये करना है, स्वयं निर्धारण की प्रक्रिया क्या है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको कैसे लागू किया है। और लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर आ चुका है कि स्वदेशी आंदोलन किस प्रकार पूरे विश्व में फेमस हो चुका है। स्वदेशी आंदोलन आपको ये बताना है, और क्या भारत को भी संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा बनना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं किया है तो आप ये क्वेश्चन कीजिए, और अगला वीडियो अगर आप लोगों को मिले, आप ये चाहते हो, तो इसके लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करो, टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो, और अपनी कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर के थ्रू हमसे कनेक्ट होकर भी शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलता हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय